नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या आज बाजार में आएगी रिकवरी। ये हफ्ता छोटा है 15 अगस्त के चलते, तो इस छोटे हफ्ते में बाजार में रिकवरी की संभावनाएं हैं या फिर बाजार में गहराएगी गिरावट। सवाल नंबर 2, आज जो रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या इसमें आने वाले समय में आप चूंकि अगले 2.5 घंटे में क्या शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, एफआईज कब तक बिकवाली करते रहेंगे। और इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स में आज जो बाइंग देखने को मिल रही है, और वहाँ से भी अगर हम देखें तो 11-12 रुपए के आसपास की रैली आ चुकी है। अब 1490 का लेवल करीब 1% ऊपर कामकाज करता हुआ। सन फार्मा करीब 0.25% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहली टिप्पणी बाजार के साथ शुरुआत करना चाहेंगे या फिर आज के पहले ट्रेड के साथ आपकी टिप्पणी क्या होगी। अच्छी रिकवरी है, फ्राइडे को काफ़ी दर्द रहा लोगों को और महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल टूटते हुए दिखाई दिए, और आज की रिकवरी बाजार के लिए काफ़ी आवश्यक थी। कैसे पढ़ पा रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही बोला विपुल जी। और मुझे तो लगता है कि शायद लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आप 1 बजे का शो लेकर आए, मार्केट वहां से ही रिवर्ट होना शुरू अरे हो और सर, भागना शुरू हो। और कहीं ना कहीं से वही हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मार्केट की जो तेजी है वो अभी यहाँ पर और बढ़ेगी। लेवल्स, करंट लेवल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से 550 और 580 तक के दिखाई दे, लेवल आपको और नजर आज आएंगे। रिकवरी बाजार के लिए काफ़ी। जी जी सर। और और दूसरी तरफ अगर कॉल्स की बात करें तो देखिए, आज के लिए तो कॉल्स की भरमार है। सबसे पहले तो आपने जो अभी ऑप्शन दिया एसबीआई, वही एग्जांपल है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं वो आईसीआईसी बैंक ने बताया, और उस अपॉर्चुनिटी को कैश कैसे कराते हैं वो एसबीआई बता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एसबीआई में अभी मोमेंटम और बढ़ेगा। 824 करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर। जो मोमेंटम है वो एक बार को 844 845 रुपए तक के ले जाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल 845 था पहला टारगेट। जी, 845 पहला टारगेट होगा, दूसरा 855 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 800, यहाँ पर 815 के स्टॉप लॉस से एक बार को पोजीशन ली जा सकती है। करंट लेवल पर करंट पोजीशन आपकी ये है। दूसरा एक ट्रेड भी दे देता हूं क्योंकि इस समय मोमेंटम अच्छा है तो बहुत तेजी से रैली हो सकती है। डेटा पैटर्न एक बार को देखिएगा, चल रहा है इस समय 2500 रुपए, और जब तक हम आप बात कर रहे हैं जल्दी हम 2550 की बात करेंगे। यहां से अभी जो लेवल्स दिखाई देंगे वो पहला लेवल है 2555 का, और दूसरा लेवल है 2600 रुपए का। स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 2470 रुपए का। तो इस पे भी फोकस रखिए, और उम्मीद है कि 2 बजे जब हम क्लोज कर रहे होंगे इसको, तब तक आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट की तरफ बढ़ चुका। चलिए ठीक है, तो ये 2 शेयर हैं। जरा एक एक करके अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस के चार्ट भी दिखा दीजिए। एसबीआई जो है खरीदारी करने की सलाह, 845 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 855 पे 855 के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी जो स्टॉप लॉस आपको अभी 822 823 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.25% की मजबूती जो है यहाँ देखने को मिल रही है। 815 का स्टॉप लॉस लगाइए, 845 पहला, 855 दूसरा टारगेट जो है वो निकल के आ रहा है। इसके अलावा आज डिफेंस में अच्छी तेजी है, और डिफेंस से चुना गया है डेटा पैटर्न। तो दोनों ही सेक्टर जो है ना जो चुने गए हैं वो आज की रैली वाले हैं। डेटा पैटर्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, 3% के आसपास की तेजी, 2500 के आसपास चल रहा है। पहला टारगेट 2555, दूसरा टारगेट 2600। यहाँ से करीब करीब 100 रुपए के अपसाइड की उम्मीद की जा रही है। 73 रुपए की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। एक बार जो है ये 2550 का लेवल जो है क्रॉस कर चुका है, और रवि जी का मानना ये है कि एक बार फिर से ये जो है 2555 और 2600 ये 2 लेवल टेस्ट कर सकता है। एसबीआई 822 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर आपको 845 855 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 815 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इन दो को हम दोबारा भी रिविजिट करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को अपडेट मिलता रहे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो है वो जुड़ना चाह रहे हैं रवि जी के साथ और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के पहला सवाल गौरव त्यागी जी का ले लेते हैं। 200 शेयर हैं 189 पे का। बैंकों में आज मजबूती रिकवरी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो है राय जानना चाह रहे हैं आपकी कि क्या करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी चल रहा है 243 के आसपास। अच्छी बात यह है सर, इनकी बाइंग बहुत अच्छी है, 189 पे है। क्या सलाह देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप? बने रहिए सर। देखिए, इमीडिएट टारगेट देखें तो चूंकि बैंकिंग में एसबीआई के बाद दूसरे नंबर पे छोटा बैंक अगर देखा जाए तो कुछ इसका ही फंडामेंटल है। सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से
एक बार अपसाइड रैली में आते हैं तो 265 रुपए पहला टारगेट, 280 रुपए लॉन्ग टर्म टारगेट, और स्टॉप लॉस वही 235 का लगाकर चलिए। पोर्टफोलियो में अगर ऐड डाउन करके चल रहा है तो कोई बुराई नहीं है इस शेयर को यहां पर ऐड करने में। तो मेरे हिसाब से लेकर चलिए। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस देता रहेगा। ठीक। आज सुबह से सर चूंकि रेलवे में भी रिकवरी है, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं। आयुष राज जी आरवीएनएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। हालांकि इनकी खरीद का भाव थोड़ा सा ऊपर का है, 390 पे ले रखे हैं 50 शेयर। कह रहे हैं कि मैं अभी क्या करूं सर, तो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आरवीएनएल को लेकर के। जो भाव देखने को मिल रहा है 342 के आसपास का, 0.25% की तेजी आरवीएनएल में। देखिए 335 से 340 42 जो लेवल आ रहे हैं ये आपके एवरेज करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने ऊपरी लेवल पर लिया हुआ है तो यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। 320 के स्टॉप लॉस से पोजीशनल बाय पे अगर आप रहते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत देखनी नहीं पड़ेगी। और इनफैक्ट ये भी कहूंगा जो लोगों ने और ऊपर के ले रखे हैं 400 के, 450 के, 420 के, उनके लिए भी मौका है कि उन लेवल्स तक तो आएगा, रिवर्ट होगा। 380 पहला, दूसरा 410 ये टारगेट आएंगे, समय लगेगा। और लेकिन अगर आप सिर्फ समय को देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस आपके भाव प्राइस पे ही आ जाए, आप निकल जाएं, तो फायदा नहीं है। ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी यही है कि आप सही टाइम पर उसमें ऐड ऑन करिए और उसका एवरेज प्राइस को नीचे लेकर आइए, जिससे कि आपको निकलने में भी मदद मिले, प्रॉफिट में भी मदद मिले और लॉस की रिकवरी भी तेज हो सके। ठीक, तो ये बात यहाँ पर आरबीएल को लेकर के सलाह जो है दी जा रही है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं स्नेहाशीष कोंकण जी, और उन्होंने बांग्ला में जो है सवाल भेजा, बांग्ला लिपि में भेजा, तो फिर उसको हमने अभी गूगल में डाल के ट्रांसलेट किया है। तो इनका प्रश्न जो गूगल बाबा ने जो ट्रांसलेट किया है वो ये है कि सर मेरे पास थोड़े पैसे हैं, 45,000 रुपये, मैं उसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ। तो सर अगर कहीं कुछ ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हुई हो, क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपसे क्षमा चाहेंगे। तो लिपि अगर वो नहीं होती ना तो शायद पढ़ने में आ जाता। ठीक है, लेकिन 45,000 रुपये सर, तो अभी तो आपको बताया 2 शेयर यहाँ पर बताए गए, आगे भी चल करके बहुत सारे शेयर होंगे। सर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। और विपुल जी, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रोग्राम को फॉलो करते करते ही लोगों के पोर्टफोलियो चमकने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिस हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज बता रहे हैं उसको करते चलिए और सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करते चलिए। शेयर से प्यार मत करिएगा, ये बार बार मैं कहता रहता हूँ। और उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि साल में एक बार 30-40% का रिटर्न पाने के बाद वापस से जीरो पे आना और जीरो से फिर ऊपर उठना ये मुश्किल काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सही टाइम पे निवेश करते रहे। 2 शेयर अभी बताए गए, 3 शेयर इनफैक्ट हो गए, क्योंकि ये भी बताया आपको बैंक ऑफ बड़ौदा भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे शेयरों पे आरबीएनएल चारों को अगर देखें तो 5-5 हजार रुपए डाल दीजिए, फिर ठीक। दोबारा मौका मिलेगा एवरेज डालेंगे, नहीं होगा तो फिर से वापस से खरीदारी करेंगे। तो ऐसे करके स्ट्रेटजी बना के काम। ऐसे चल के स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। और शहनवाज साहब कह रहे हैं सर बीटीएसटी से, अरे गुरुदेव अभी बताया क्या, यही तो बताया है। अगर आप लेट जुड़े हैं तो थोड़ी देर में अपडेट आपको मिल जाएगी, लेकिन कार्यक्रम में जैसा पिछली बार कहा गया 1 बजे आपको बस जुड़ ही जाना है। और यहीं पर हर 15 मिनट पे आपको जो है अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे ट्रेड जो है यहाँ पर मिलते रहेंगे रवि जी की तरफ से। अगली टिप्पणी लेते हैं। सरफराज साहब कह रहे हैं मेरे प्रिय विपुल सर और रवि सर को मेरा सादर प्रणाम। आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम सरफराज साहब। सेल के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं, 138 के भाव पर लिए हुए हैं और कैनरा बैंक भी है इनके पास 114 के भाव पर। कह रहे हैं कैनरा बैंक रवि सर की सलाह पर लिए थे, रवि सर की सलाह ही जानना चाहते हैं। तो ठीक है, रवि सर की ही सलाह आपको दी जाएगी। सेल 138 पर है, आज 109 के कैनरा बैंक 109 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 114 पे लिए। बैंकों पे सर काफ़ी दबाव रहा, खासतौर से कुछ एक रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे, उसके बाद से पीएसयू बैंकों की पिटाई देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए, क्या कब तक वेट करना चाहिए कैनरा बैंक पे? सेल भी नीचे आ गया इनके खरीद के भाव से, लगा कि ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वो जिस तरीके से दुनिया भर में गतिविधियाँ चल रही हैं ऊपरी स्तर पे 134-35 पे टिक नहीं पाया, वहाँ से फिर नीचे आया। अभी क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों पर, आपकी राय? देखिए दोनों वेट करने की जरूरत है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कैनरा बैंक इस समय चल रहा है 109 रुपए और 119-20 रुपए तक तो जाता है, वहां से थक जाता है। पता नहीं क्यों थक जाता है, शायद मेरे ख्याल से उसके आगे थोड़ा सा इसको जो है वो फोर्स की जरूरत है, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की जरूरत है। दूसरा
121 पे सेल चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आया है, फ्रेश वापस देखे तो आज 120 के पास से वापस से एक रिवर्सल लिया हुआ है, अच्छे सेंटिमेंट पर खड़ा है। टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो आपको काफी हद तक बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों पोजीशन होल्ड करिए, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना धैर्य के आपको यहाँ पर फल नहीं मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। रही बात स्टॉप लॉस की, फॉलो करना है तो 115 का स्टॉप लॉस सेल और 105 का स्टॉप लॉस कैनरा बैंक। ठीक। मणि देव के नाम से आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं बीएल और अपोलो माइक्रो सिस्टम। सर अभी क्या बात कर सकता हूं, या सर अभी रुक करके थोड़ा सा बात करना और रेट गिरने का? सर अभी बाय कर, सर कहना क्या चाहते हैं, कवि कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट लिखें। बीएल और अपोलो पे दोनों पे राय आपको अवश्य दिला दे सकते हैं। क्या गिरने पर खरीदना चाहिए? ये आप क्या बाय कर सकते हैं क्या? ये शायद मुझे लगता है बाय करना चाह रहे हो, बात लिख दिया होगा। चलिए सर, तो आपकी मतलब जो भी आपने लिखा है मैं जिस तरीके से समझ रहा हूँ उस तरीके से बात कर लेते हैं। आज रिकवरी अच्छी थी डिफेंस के अंदर, हालांकि ऊपरी स्तरों से अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शिपिंग डिफेंस में ज़्यादा रिकवरी तेज थी। बीईएल सर वन कह रहे हैं 383 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 1-1.5 रुपये नीचे है। अपोलो माइक्रो ज़रूर जो है आज ज़्यादा तेज दिखाई दे रहा था और अभी भी 5-5.5% ऊपर है। फ्रेश बाई करने के लिए आपका भरोसा इन दोनों में से किसी पर है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीएल पे तो फिलहाल मैं अभी बाय नहीं करूंगा अंटिल अनलेस की 365 और 372 के रेट आए, तब तक अभी वेट एंड वॉच। कोई भी पुल बैक आता है वो बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है उसमें टिकने की, तो थोड़ा अवॉइड रखें। अपोलो माइक्रोन याद होगा अगर विपुल जी, तो जी इस स्टॉक को डिफेंस में था, ये तो शायद पता ही सबको रहा होगा, लेकिन इसको चर्चा पे ले आने वाले हम ही लोग हैं, बिल्कुल आप सही ही। बात है, बिल्कुल आपने ही लाया था जी। क्योंकि इस स्टॉक को मैं बताऊं तो इसको 150 पे पकड़िए, 180-90 आता है छोड़ दीजिए, फिर 100। आजकल तो रेंज चेंज हो गई है, रेंज चेंज होने का मतलब है कि अब जो रेंज ट्रेड हो रही है वो 180 ट्रेड हो रही है, तो 220 के लक्ष्य वापस आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे यही एक टारगेट लेकर चलिए, लेकिन शॉर्टर पीरियड में 5% ऊपर है, आज मत बाय करिए, थोड़ा वेट करते हैं। 182 के आसपास मिलेगा तो देखेंगे, उन लेवल्स पर आता है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो आज थोड़ा वेट एंड वॉच। अच्छा, ये दोनों ही शेयर ऐसे हैं जो बहुत सारे हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में भी हैं, तो क्या उनके लिए अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी, या अपोलो माइक्रो में आज की तेज़ी में एग्जिट करने का भी सलाह रहेगी? क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल अभी वेट करना चाहिए, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आगे मोमेंटम अभी बनेगा। ठीक, अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और 2 प्रश्न हैं, दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों पे भी सवाल काफ़ी रहते हैं। एक तो है टाटा पावर, पूरा पावर पैक ही थोड़ा सा लग रहा है बिजली गुल हुई है, तो 402 पे इन्होंने लिए हुए हैं, वेट कर रहे हैं, क्या 70 शेयर इनके पास हैं। और एक है एक्साइड को भी लेकर के काफ़ी क्वेरीज रहती हैं कि अभी कब ये चलेंगे, कैसे क्या होगा आगे, तो इसको लेकर के भी ये परेशान है। तो पहले टाटा पावर ही डिस्कस कर लेते हैं। 383 के आसपास है, लंबे समय तक ये 400-420 के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद जब फिसला तो उसके बाद से अब 380 की 82-83 पे चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर टाटा पावर को लेकर के? देखिए, यही लोवेस्ट लेवल है 375, बहुत ज्यादा गिरा तो अब 375 तक आ जाएगा। वापस से तेजी आने में टाइम लगता है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और इस समय मेरे हिसाब से टाटा पावर को भी थोड़ा सा कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, एकोमुलेट होने दीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। ब्रेकआउट में टाइम लगता है, और ये पावर के जो स्टॉक्स होते हैं ये एक झटके में ब्रेकआउट करके रेंज चेंज करके जाते हैं, तब तक आपको साइलेंट रखते हैं, और हो सकता है वो साइलेंट कभी कई बार ऐसा होता है कि आपको 7-8 महीने तक देखने को मिलता है और फिर अचानक से ब्रेकआउट दिखता है। तो अभी मेरे हिसाब से टाटा पावर पे एकुमुलेशन करने का टाइम आएगा, धीरे धीरे करके आप एकुमुलेट करिए। जिन लोगों ने 400-410 पे बाय कर रखा है उनको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा स्टॉक आपने बात करी, उसकी एक्साइड। अगर एक्साइड, जी मैं उसी पे आ रहा था। दूसरे स्टॉक की बात करी, 383 चल रहा है, घबराने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे 400-410 रुपए तक जाएगा, आज भी तेज है, आगे भी अभी तेज रहेगा। डिप कितना मिलेगा? 365 के आसपास तक अगर डिप मिलता है तो सोने पे सुहागा, अदरवाइज वेट एंड वॉच। जो बाय है उसी को होल्ड रखना है। जो बाय है उसी को होल्ड करना है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। 2528 और 2529 पे ट्रेड करता हुआ डेटा पैटर्न, तो जहाँ पे जिस लेवल पे हम लोगों ने बातचीत की थी वहाँ से अगर देखें
तो 20-22 रुपए की 2500 के आसपास ही शायद हम लोगों ने बातचीत की थी, और वहाँ से करीब 27-28 रुपए के आसपास की रिकवरी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब अपने पहले लक्ष्य से महज जो है वो 20 रुपए के आसपास की दूरी रह गई है। 2555 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है, तो उस हिसाब से पहला टारगेट 2555 30 रुपए के आसपास की दूरी रह गई है, और 2600 दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया गया था। तो नज़रें बना करके रखिए, निगाहें हमारी लगातार डेटा पैटर्न के ऊपर लगी हुई हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है वो है ओएनजीसी को बाय कर सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं। चिल्टू गेमिंग के नाम से आईडी बनाई, नाम अपना आप लोग लिख दिया कीजिए तो थोड़ा अच्छा लगता है। आईडी किसी भी नाम से बनाइए। तो सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी ओएनजीसी को लेकर के? देखिए 232 चल रहा है, 228 तक अभी डिप मार सकता है, पर पोजीशन अपनी होल्ड करके रखिए। और चिंटू मिंटू सिंटू पिंटू इन सब लोगों का तो फिलहाल आइडिया आसानी से मिल जाता है, शायद इसलिए विपुल जी लोग बनाते हैं। ओह चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और अगला प्रश्न जो है ये उसी शेयर पे बात कर लेते हैं जिस पर जो है हमने आज अभी 10 बजे के शो में बात की हुई है। और NSDL का टारगेट प्राइस जानना चाह रहे हैं हैप्पीनेस GW511 के नाम। मतलब कहाँ से लाते हैं इतना कठिन कठिन नाम। NSDL का टारगेट प्राइस, सर इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग मतलब झेली है ना इस शेयर से के माध्यम से कि क्या ही बोला जाए। और ऐसा लगता है कि लोग मतलब इतने ज़्यादा नाराज़ कि मतलब आपकी वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया, इतना बड़ा लॉस। मतलब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया इसमें 800 के ऊपर। जो है लिस्टिंग वाले दिन अरुण केजरीवाल जी थे, उन्होंने कह दिया कि लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उसके बाद से जो ट्रोलिंग शुरू हुई है ये कि क्या ही बोला जाए। अब क्या करें सर, आज तो 1425 का हाई लगा गया, 1330 के आसपास अभी चल रहा है, ऊपर से हल्का हुआ है। और कितनी रैली देख रहे हैं आप NSDL के अंदर अभी? देखिए विपुल जी, पहली बात दर्शकों की बात करते हैं। क्या होता है सर, शेयर में अगर प्रॉफिट आ जाए तो वो आपका, नुकसान आ जाए तो वो एनालिस्ट ने करा दिया। ये भी एक नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन पैसा आपका है, आपको क्या दिक्कत है? कितने लोगों ने जेपी एसोसिएट बाय कर रखा है, कितने लोगों ने यस बैंक ले रखा है, कितने लोगों ने वोडाफोन ले रखा है, कितने लोगों ने पीएनबी ले रखा है। बट वो खुद ले रखा है तो बहुत बढ़िया। एक स्टॉक में प्रॉफिट आ रहा है, बंदे ने बुक करा दिया, ट्रोलिंग चालू हो गई, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छे कदम है आप लोगों के। और ये दिखाते हैं, मैं आपको बताऊं, जो लोग ये ट्रोलिंग कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं, चाहे आप मुझे, मेरे को आप जितना लिखना है लिखिए, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि यू आर नॉट अ ट्रेडर और यू आर नॉट अ इन्वेस्टर। आपको अगर पेशेंस ही नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट पर निवेश नहीं कर सकते। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल, जो लोगों ने ऐसा कहा है, आप लोग छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, नहीं तो जल्दी आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका रीजन है, क्योंकि आप आज आपने एक बात पे प्रॉफिट बुक करा दिया, अच्छी बात है। कल को एक स्टॉक आएगा उस पर आप प्रॉफिट नहीं बुक करोगे और सारा प्रॉफिट ले जाएगा। यही होता है बिल्कुल विपुल सही जी, बात चाहे है। कुछ भी आप कर रहे हैं। तो हर एनालिस्ट का एक अपना एनालिसिस होता है, कोशिश करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ग्रेट हूं क्योंकि मैंने कहा कि नहीं 800 पे अभी वेट करते हैं, इसको बढ़ने देते हैं। मैं अभी भी टारगेट दे रहा हूं 1600 तक जाएगा, 1650 आएगा। लेकिन सबका अपना अपना एनालिसिस होता है। किसी को रिस्क लगता है, किसी को लगता है कि नहीं ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वो आपके बारे में सोच रहा है, वो अपने उसको क्या फायदा है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, केजरीवाल साहब को क्या फायदा आपसे। बिल्कुल लेकिन सही बात। वो चाहते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहें, आप पैसे आपके लॉक हो जाएं, आप खुश रहें, ऐसा ना हो कि रिस्क हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा मत करिए। और आप लोग समझदार लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है आप परिवार का हिस्सा है। गुस्सा भी जाहिर करिए तो अच्छाई भी जाहिर करिए, और अच्छाई जाहिर आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन बिल्कुल। फिलहाल भी कहूं तो 1650 के आसपास के टारगेट आ सकते हैं। फ्रेश बाय करने के लिए सिर्फ 20% क्वांटिटी ही यहां पर ऐड कर सकते हैं। और अगर डिप मिलता रहे तो डिप पे लेते जाइए, लेकिन इन लेवल्स पर अग्रेसिव होकर के इन्वेस्टमेंट मत करिए। बहुत क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इधर उधर की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए, दिल की सुनिए। 800 से 1400 रुपए हो चुका है तो थोड़ा तो कंसोलिडेट करेगा। मार्केट का है कितना भी अच्छा हो, आपको वो चीजें नहीं मिल दिखाई देंगी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन समय बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है, थोड़ा अच्छा है तो 20-25% निवेश कर लीजिए। कुछ गिर जाएगा तो फिर ऐड कर लेंगे। एवरेज प्राइस अपना सेटल करके किसी तरीके से 1200 1150 रहेगा तो अपने को 1600 में मजा आ जाए।
ठीक, तो मतलब अभी के लिए सर होल्ड करें, मतलब घबरा करके बेचने की सलाह नहीं है। जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं 1600 1650 तक के टारगेट ना सर। जी बिल्कुल। ठीक, तो ये आप जो है यहाँ पर 1600 से 1650 तक के टारगेट रवि जी का मानना है कि लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक, अच्छा इस पर जो है और बाकी राय जो है वो भी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो भी आप देख लीजिए, अपलोड हो चुका है हमारा प्रोग्राम को लेकर के। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, बहुत हाई बीटा शेयर है सर, टारगेट जानना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक कि क्या करना चाहिए। ये जब गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता है, आज चल रहा है तो ओ ठंडा हो गया, ऊपर से काफ़ी डाउन हो गया, ऊपर से 2563 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2684 का हाई लगाया है सर इंट्राडे में, अब तो नीचे आ गया है, क्या करें जीआरएससी पे? देखिए, अगर आपके पास पोजीशन है तब तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं है पोजीशन तो मत खरीदिए, क्योंकि अभी 2460 के आसपास जब लेवल आएंगे तो शायद अट्रैक्टिव होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 100-200 रुपए का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर होल्ड करके रखिए। चलिए, तो ये बात रही। और बाकी डिफेंस को लेकर के आज काफ़ी क्वेरीज हैं, तो कई सारे 3-4 तो हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिए, लेकिन बाकी जो है हमने पूरा 15 मिनट का एक डिस्कशन किया था खाली डिफेंस को लेकर के, वो आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद 2:30 बजे दोपहर में, जिसमें तमाम डिफेंस के लिए जो शेयर हैं, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रो, एचएल, बीएल, बीडीएल, इन सब पे जो है डिटेल में बातचीत हुई है। वो आप 2:30 बजे जो है दोपहर 2:30 बजे ये अवश्य आप देख करके अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्री करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न जो है पावर पे भी आज काफ़ी सवाल है। अदानी पावर पे हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए अदानी सर, अभी अदानी पावर पे क्या करें सर? काफ़ी लोग जो है अदानी पावर को लेकर के अभी जानकारी लेना चाहिए, पावर पे ही काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, साइडवेज सा है, मैंने बताया कि हम नो ट्रेड जोन में जा चुका है, लेकिन हाँ अदानी पावर थोड़ा अग्रेसिव है, तो 620 630 के टारगेट के लिए यहाँ पर वेट एंड वॉच किया जा सकता है। 550 से ज्यादा के लेवल नीचे नहीं दिखाई देंगे, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच। ठीक, हमारे एक पलडीवाल, ग्रीष्म पलडीवाल साहब हैं, कह रहे हैं सर इफ़ यू प्लीज एनीवन प्लीज रीड दैट कमेंट फॉर रवि सर, रवि सर इज़ द बेस्ट। तो ये सर आपके लिए जो है यहाँ पर टिप्पणी आई है, ये जो अभी हम लोगों की बातचीत चल रही थी उसको सुन करके। अब रीड दैट कमेंट पे कहाँ टिप थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर दिख जाएगा तो बिल्कुल सर आपने जो भी टिप्पणी की होगी तो अवश्य जो है उसको हम चर्चा में ले करके आएंगे। और हमारी एक दर्शक थी, उनका सवाल जो है मिस हो गया, हालांकि उन्होंने एक सीरीज़ में सवाल लिखे थे जिसमें एक पावर ग्रिड था, एसजेवीएन जैसे शेयर थे, तो पावर को लेकर के वो जानना बेसिकली चाह रहे हैं सर। और गौरव त्यागी जी कह रहे हैं रवि सर बहुत अच्छा एनालिस्ट, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर आपके लिए, आपकी सराहना में। खैर फैन तो आपके हैं, प्रशंसक हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और वो और ज़्यादा पसंद करें, हम तो यही चाहते हैं। चलिए, ओ अच्छा, हाँ शहनवाज साहब कह रहे हैं सर 15 मिनट हो गए सर, शहनवाज साहब याद दिला रहे हैं 15 जी मिनट। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था विपुल जी की, याद करें मैं कुछ बोलना चाह रहा था। ओके तो सर। अब जो सेल कॉल है वो है फ्यूचर का सेल कॉल, बहुत लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए है आरबीएल करंट लेवल फ्यूचर इस समय चल रहा है, वहां पर आपको सेल की रणनीति बनानी है, और जिस हिसाब से अभी मोमेंटम है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। तो आरबीएल करंट लेवल 258 और 60 के बीच में चल रहा है, यहां पर सेल करना बनता है। टारगेट होगा इसका 250 का, स्टॉप लॉस इसका होगा 262 रुपए का। तो ये इंट्राडे के हिसाब से एक सेल कॉल है, जिसमें कि आप यहां पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। देखिए 259 के पास चल रहा है, 60 है, 258-60 का लेवल देखने को मिल रहा है। इंट्राडे लो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही कहा सर, और बिल्कुल सही जगह पकड़ा आपने, 258-60 के आसपास चल रहा है। टारगेट यहाँ पर जो आपको दिए गए 250 तक जा सकता है। इंट्राडे में यहाँ पर गिरावट काफ़ी और गहरा सकती है, प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा गहरा सकती है। एक स्टॉप लॉस जो दिया गया है 4 रुपये ऊपर का, 3-4 रुपये ऊपर का, उसका ध्यान रखें। इंट्राडे ट्रेड है और यहाँ पर टारगेट 250 तक के निकल के आ रहे हैं। तो आज का तीसरा ट्रेड निकल करके आया है, 2 बाय कॉल 1 सेल कॉल। तो ये देखिए बिल्कुल इंट्राडे लो के आसपास है, 250 रुपये तक का पहला टारगेट और 262 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए इंट्राडे कॉल यहाँ पर दी गई है, तो स्टॉप लॉस का अवश्य ख्याल रखें। शहनवाज साहब बहुत सही टाइम पे याद दिलाया आपने,
और रवि सर ने बहुत शानदार कॉल यहाँ पर दी है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई। तो अब हम अगले सवाल के ऊपर जा रहे थे। वो सवाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर निकल गया, लेकिन मैम का सवाल था और वो कह रही थी कि सर अभी क्या करना है, SJVN पे क्या करें, NHPC था, पावर ग्रिड था। खैर सर अभी अगर बताइए ज़रा पावर को लेकर के अभी क्या लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, 2-4-6 महीने रखे रहें, क्या करें? क्योंकि ये वो शेयर हैं, SJVN है, NHPC है, ये वो शेयर है जो हम लोगों ने काफ़ी बार जो है हम लोगों ने के डिस्कशन का हिस्सा रहा है। अब थोड़ा सा हो सकता है लोगों को अब धैर्य जो है जवाब दे रहा हो। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, देखिए, जो धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में धैर्य न रखने वाला आदमी प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। और NHPC देखिए बहुत बढ़िया रेंज चलती है, 75 लोअर साइड पे बैठा रखा है, ऊपर में अभी रिसेंट हमने 85-95 भी देखे थे। तो रेंज तो यही रहेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करके रखें। SJVN 92-93 अच्छा लग रहा है। 95 से मैंने इसकी बाय की कॉल दी है, 88 के स्टॉप लॉस से। तो आप लोगों ने अगर एकुमुलेट नहीं किया है तो थोड़ा बहुत एकुमुलेट करते रहिए। 105 का टारगेट और लॉन्ग टर्म पे टारगेट 135 का है, तो इन टारगेट्स के लिए यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच यहाँ पर रहेगी। और इस बीच एक और दर्शक कह रहे हैं, रवि सर इज राइट, आई एम बिग फैन ऑफ रवि सर। सर हमेशा समझा के बताते हैं और क्लियर बोलते हैं, रवि सर इज बेस्ट। तो सर ये सब आपके प्रति प्रेम का प्रदर्शन ये जो हमारे दर्शक हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। सर आयुष राज जी हैं, सुजलॉन बाय कर सकते हैं क्या अभी? सुजलॉन सर लिस्ट में है क्या आपकी? मतलब नहीं सर, अभी करंट लेवल बाय के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। वंस इट रीच एट 60 और 58 रुपीज, देन विल कैन बाय, अदरवाइज जस्ट अवॉइड, बिकॉज अभी टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल फॉर अस। ठीक ठीक ठीक, तो थोड़ा नीचे आ जाए 260 वाट के आसपास, थोड़ा हो सकता है कि ये अच्छा लगे। ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। IT सेक्टर का क्या करना है, ये पूछ रहे हैं विजय जी। कह रहे हैं सर निपॉन का ETF लिया हुआ है 900 शेयर का। तो सर ये IT पे व्यू कुछ बदल रहा है क्या सर, या अभी ऐसे ही चलेगा ये? मतलब काफ़ी समय तक आप निगेटिव रहे, क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, या फिर अभी आपको लगता है कि दम नहीं है अभी IT में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को बताना चाहिए कि क्या मैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से इस IT सेक्टर में नेगेटिव हूं, तो क्या वो 2 साल 1.5 साल से उनके पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक ने कुछ प्रॉफिट दिया क्या? चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, नौकरी हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस फंड में तो बिल्कुल निवेश मत करिए, और अगले 2 क्वार्टर के लिए भी यहां से चिंता दूर कर लीजिए और यहां पर निवेश की रणनीति मत बनाइए, क्योंकि इसमें किसी भी स्टॉक पे वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो रहा है कि आपको यहाँ पे मैं ये कहूँ कि नहीं आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ एक स्टॉक है जिससे मैंने, आपको याद हो अगर विपुल जी, तो मैंने उसको बाय पे रखा था, लेकिन वो भी जो टारगेट है वो बार बार अचीव हो जाते हैं और गिर जाता है। 15,000 पे रिकमेंडेशन डिक्शन का दिया था, 14,000 पे, वो 17,000 तक गया। वहां पर प्रॉफिट बुक करने का रिकमेंडेशन, उसके बाद खत्म, अब शांति से बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली 2 स्टॉक, IT सेगमेंटेशन और दूसरा है जो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वो है आपका जेंसर। बट मैं अभी वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देखेंगे कि उसको बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं अभी, और 1-2 वीक के बाद और क्लियरिटी हो जाए तो करेंगे। अदरवाइज ज्यादातर स्टॉक्स में इस समय आप दूरी बनाकर रखिए। ज़्यादातर में दूरी बना करके चलें, ये सही बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और सरफराज साहब कह रहे हैं आज रवि सर कुछ सैड सैड जैसा दिख रहे हैं, मतलब आज उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखाई दे रही। मतलब सर ऐसी क्या नाराज़गी हो गई रवि सर, मतलब कि मतलब लोग तक पढ़ ले रहे हैं आपके चेहरे पर कि आज थोड़ा सा मतलब कहीं मतलब कुछ बात हुई हो तो बताइए। नहीं नहीं सर, बात क्या होगी, हमारे सब परिवार ही हैं, और थोड़ा सा हल्का सा कुछ फीवर सा था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। वो आप देख ही रहे हैं, बार बार खांसी थोड़ी आ जा रही। लेकिन बट ये है कि थोड़ी थकान भी हो गई, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि त्योहारों का समय था, और जिस हिसाब से प्यार मिलता है लोगों के पास कुछ आप सर काला टीका लगा के चला कीजिए, नज़र आपको बहुत लग रही है, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा काला टीका है दोनों तरफ हल्का हल्का लगा करके जो दिखाई दे स्पष्ट रूप से। आपको जो आपके जो है ना चाहने वाले इतने हो गए हैं, आपको जो है नज़र लग जा रही है।
कुलदीप गुरु वैसे टेक। वैसे मुझे हाँ लगता है विपुल जी, नजर तो आपको सबसे ज्यादा लगनी चाहिए, क्योंकि दिन रात आप जो है वो इतने शोज करते हैं, इतने शोज करते हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब लिटरली आप तो मैं आप लोगों को अरे नहीं सर। इसलिए बात क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि विपुल जी दोस्ती यारी रिश्तेदारी और सब कुछ भूलते जा रहे हैं। और मैं ये अपनी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि विपुल जी की कंप्लेन मेरे लिए हमेशा होती, मेरी उनके लिए नहीं होती है। और नहीं नहीं। मैं आपको बताऊं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इनका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग है। मैं आपको बताऊं, आप इनको देखिए सुबह से शाम तक ये शो पे शो कंटिन्यू शो करते रहते हैं। चाहे आप मुझे ऐसा महसूस होता है कि चाहे वो छुट्टी का समय हो, या जैसे ये लखनऊ गए थे अभी कुछ दिन के लिए, पर इनका मन नहीं वहां पर विचलित हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं। और इनफैक्ट नहीं नहीं सर। मुझे और एक दो लोग मिले जिन्होंने ये बोला कि विपुल जिससे क्या मुलाकात करा सकते हैं, मैं आपके ऑफिस आऊं। तो मैंने कहा भाई पहले तो मेरे ऑफिस के बगल में थे तो मैं जरूर मुलाकात करा सकता था, लेकिन अब वो मेरे फोन का भी शायद कभी कभी जवाब देते हैं, तो सर थोड़ा। सर ये आरोप आप कतई नहीं लगा सकते हैं। ये फोन वाली समस्या आपके साथ है सर, ये तो आप मत कहिए। फोन आपका उठाना मुश्किल है, हम तो मतलब पूरी तरह। लेकिन हाँ सर ये तो लेकिन है। लेकिन विपुल जी दो लोग ने आपसे आपके लिए चिट्ठी डाली थी। मैं इसलिए उनके नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि और बहुत से लोगों की चिट्ठी आई होगी, अरे लेकिन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप अगले शो पे प्लीज बोल दीजिएगा, भले वो सर को देना होगा, मुझसे मिलना होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अरे मैंने नहीं कहा नहीं बिल्कुल सर, नहीं, उन्हीं दर्शकों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो अब मतलब उनसे क्यों नहीं मिलेंगे, मतलब उनके मिलने के लिए ही ये सारा ही प्रक्रिया के ज़रिए हम लोग गुजर रहे हैं। और ये बात आपकी सही है कि बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं। बाकी तो छोड़िए, अपनी माता जी पिताजी नाराज़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि साल साल भर जो है आते नहीं हो, तो वो थोड़ा सा तो रहता है कि क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो इस वजह से ये तो नाराज़गी का तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग नाराज़ हो जा रहे हैं। लेकिन क्या है, किया जाए, काम है अपना जो है करा जाए, आगे बढ़ा जाए। वीएलएस फाइनेंस को लेकर के जानना चाह रहे थे हमारे दर्शक, उनका नाम मिस हो गया मुझसे बातचीत में थोड़ा सा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी डिस्कस कर लेते हैं। आज 233 के आसपास है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब तक आप उत्तर दें उनका नाम ले लें, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमारा नाम नहीं लिया गया। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए बीएलएस फाइनेंस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये है कि ये डिप के बाद ना एक अच्छा बाउंस बैक देता है विपुल जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी इसमें डिप आ जाए तो थोड़ा सा आपको पेशेंस और धैर्य बना के रखिए, तो आपको वापस से लेवल्स मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन होल्ड करके रखिए, कुछ ज्यादा मूवमेंट इसमें दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, 5-7 रुपए का करेक्शन और यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। और जहां तक बेस्ट बाय लेवल है वो देखते हैं तो 370 365 के ज्यादा अच्छे लेवल हैं। टारगेट की बात करें तो 415 425 के टारगेट आते ही थक जाता है, जी। तो फिलहाल अभी होल्ड करके चलिए, कोई दिक्कत एक सेकंड जरा, ये जो स्क्रीन पर शेयर था ना, सवाल उसको लेकर नहीं था, वीएलएस फाइनेंस के ऊपर सवाल था। तो सर जरा वी फॉर विपुल, वीएलएस जरा स्क्रीन पर अगर आ सके तो दिखाइए। अभी ये जो शेयर चेंज कर रहा है 233 रुपये 62 पैसे पे जी, ये के आसपास आधे % की गिरावट है। और ये प्रश्न हमें कुलदीप जी ने भेजा है, कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, अपने छोटे भाई कुलदीप सिंह का भी सवाल ले लीजिए। अरे गुरुदेव आप बड़े भाई हैं, है ना, आप वीएलएस फाइनेंस 80 शेयर हैं, इन्होंने 312 पे ले रखे हैं। प्लीज़ रवि सर से रिव्यू दिलवा दीजिए, अभी क्या करना चाहिए। तो लॉस में है सर, ठीक ठाक लॉस में है, रिव्यू चाहते हैं आपका कि आप इस पर इनको सलाह दे दें जरा। देखिए मुझे इसका चार्ट देखने के बाद तो डिप्रेशन सा आ गया, क्योंकि ये स्टॉक 440 रुपए से गिरता हुआ 200 रुपए आ गया, 50% स्टॉक साफ कर गया। अब क्या राय लेनी सर, और क्या विपुल जी को छोटा भाई बड़ा भाई कहने का फायदा, क्योंकि आपने सही टाइम पे पूछना चाहिए था। फिलहाल इसको स्विच करिए, यहाँ पे इस समय चल रहा है ये 233, इसकी जगह पे एनबीएफसी सेक्टर पे जाइए, और एनबीएफसी सेक्टर में है यहाँ पे आपका यूग्रो कैपिटल, जो कि 168 के आसपास चल रहा है। उसमें दम है वापस से 230 250 आने की लॉन्ग टर्म पे, लेकिन इसमें दम है वापस से 160 आने की। चॉइस आपकी है सर, बदल लेंगे, खुश रहेंगे तो विपुल भाई को बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के कुछ मिठाई उठाई खिलाते जाइए, गुलाब जामुन और आइसक्रीम बहुत बढ़िया से खाते हैं सर। ये तो आपने, अब मुझे जो है ना थोड़ा छुप छुप के जब आप मौजूद रहे तो मतलब जो है गतिविधियों को अंजाम देना पड़ेगा। निगाहें आपकी बड़ी तेज रहती हैं सर, वाह।
चलिए, हमारी एक दर्शक हैं पुष्पा जी, डेली लाइफ के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रही हैं कि सर पीएसयू बैंकिंग में भी प्लीज़ सर का व्यू दिलवा दीजिए विपुल सर। तो सर ये पीएसयू बैंकों को लेकर बहुत लोगों के सवाल होंगे, क्योंकि कुछ लोग इंडिविजुअल शेयर के बारे में पूछते हैं। इन्होंने अच्छा किया कि पूरा पैक के बारे में पूछा है। अभी व्यू क्या है सर? मतलब जिस तरह के रिजल्ट रहे तमाम चीज़ों के बाद, कब आएगी यहाँ पर रैली, ये मुझे लगता है शायद जानना चाह रही हूँ। पीएसयू बैंकिंग में क्या व्यू है आपका? देखिए, आप तो बहुत चालाक आदमी हैं विपुल जी, धन्यवाद। क्योंकि आपने देखिए पहले एसबीआई का पूछा, फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पूछ लिया, कैनरा बैंक पूछ लिया, फिर उसके बाद आ, आप अब पूछते चले जा रहे हो, तो बचा कहाँ है सर? हमने तो सारे दे ही दिए हैं। जहां तक बात है, देखिए दो बैंकों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। एक प्राइवेट में, पीएसयूज की छोड़ दीजिए, प्राइवेट की पहले बात कर लेते। आईसीआईसी बैंक से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, और एक्सिस बैंक से दूरी बनाकर रखिए, और कोटक बैंक से दूरी बनाकर रखिए। ये रील और रेल के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो कोई आपको रेल बना देगा, आपकी रेल बना के देख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं, पैसा शिफ्ट कहाँ करें इन तीन स्टॉक्स का। इन तीन स्टॉक्स का पैसा शिफ्ट कर लीजिए एसबीआई में, कैनरा बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। मतलब ये बाय पे हैं। छोटे और स्टॉक्स को अभी थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। और रील और रेल के चक्कर में एक चीज याद आई विपुल जी, जी। मैं एक पॉडकास्ट शूट करने के लिए एक चैनल पे गया था। हम्म। तो मैंने ये देखा कि उनके सवाल जो थे बड़े बढ़िया थे, हम्म। लेकिन उनके सवालों से ही एक चीज मुझे समझ में आ गई कि चाहे कोई भी हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मैंने उसके बाद कई पॉडकास्ट भी देखे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट हम सिर्फ स्टॉक मार्केट का नहीं करेंगे, हम थोड़ा ऐसा करना चाहते हैं जो जर्नल टाइप का हो। मैं बिल्कुल। क्यों ये डिस्कशन कर रहा हूँ, ये रिलेटेड है। हम्म। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जर्नल टाइप का क्या करना चाहते हैं और क्या तरीका है। तो जी। उन्होंने कहा कि सर आजकल ना पॉडकास्ट का समय चल रहा है, हम्म। और लोगों को ना दूसरों की स्टोरी में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जिन स्टोरीज को लोग देख रहे हैं ना, उस कैटेगरी में जो लोग हैं, वो लोग उसके पीछे की वजह नहीं देख पा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजकल क्या होता है, सबसे आसान कौन होता है जिनके स्टोरीज हमें देखने में मजा आता है, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता होता है। जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता, देखने में मजा नहीं आता। मैं रिसेंट एक पॉडकास्ट देखा आमिर खान का, हाँ। पॉडकास्ट मैंने देखा। 5 घंटे वाला? 5 घंटे वाला तो नहीं देखा, इतना अच्छा। पेश था, लेकिन हाँ 5 घंटे का 5 मिनट में कुछ क्लिप देखी। हम्म। और उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि भैया मेरा पैसा कहाँ है, कितना है ये मुझे ठीक से नहीं पता, समझ रहा, हाँ। लगा है ये मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ काम कर रहा हूं। और मजेदार बात यह है कि वो पॉडकास्ट से लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप जो हीरो हीरोइंस की स्टोरीज और ये देखते, मैं ये नहीं कहता हूं इसको मत देखिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप ना उनको देखिए, उनके पॉडकास्ट देखने की कोशिश करिए जिन्होंने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किए हैं, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव किया है, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल सबने किया है, सबकी स्टोरी में वही है, लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं, सक्सेसफुल काम किया है। अरे अब विपुल जी, मैं कई लोगों के उसके बाद मैंने 2-3 पॉडकास्ट देखे, क्या बता रहे, हम कॉलेज में थे, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई साहब हमने भी कॉलेज में बहुत बदमाशियां की हैं, बहुत बैक बेंचर की रहे हैं, हमने भी बहुतों के पैंट फाड़ी है, बहुतों को परेशान किया है, बहुतों को साइकिल की हवा निकाली। ये पॉडकास्ट इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा हो सकता है। क्या आप उससे कुछ सीख रहे हैं? सीखिए वो कि उसने स्ट्रगल में कितना कॉन्फिडेंस रखा, कैसे आगे बढ़ाया, और किस तरीके से अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर रहे हैं। और इसलिए मैं ऐसे पॉडकास्ट की चर्चा लेकर आया हूं, क्योंकि आपके यहाँ पे भी शुभम जी हैं, वो भाई बिल्कुल। साहब बड़ा खतरनाक पॉडकास्ट करते हैं, आप उनका भी देखिए। और आपको तब समझ में आएगा एक्चुअली में जो रियल हीरो है, वो रियल हीरो वो वाला हीरो नहीं है जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो तो पीछे बैठा हुआ है, जिसे अब मौका मिला है कहीं से आपके सामने आने का। तो मेरे हिसाब से दो इस चीज का फर्क रखिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा, स्टोरीज सुनी होंगी, उस स्टोरीज को याद रखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट इजी थिंग, और बिल्कुल। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर अगर आप सीख जाते हैं तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। कितना पैसा इक्विटी में डालें, कितना गोल्ड में डालें, कितना प्रॉपर्टी में डालें, कौन सा शेयर खरीदें, कितने दिन तक रुकें, यही प्रोग्राम आपको बताता है। तो प्लीज फॉलो करें
और अच्छे से फॉलो करें। सवाल है उसको डीप सवाल भेजें, आप अपने फाइनेंशियल गोल से सवाल भेजें जिससे कि आपके टारगेट अचीव हो सके। मैंने बहुत समरी निकाली, इसलिए मैंने सोचा समरी आपके यहाँ नहीं पे नहीं, दे दे। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और सर ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर हैं या कहीं के भी व्यूअर होंगे, उनको सही सवाल पूछना भी नहीं आता है। मतलब एग्जैक्टली ठीक है, अब एक शेयर ले रखा है तो उस पर पूछ लिया, पर एग्जैक्टली उनका उद्देश्य क्या है और सही सवाल हो। और उस चक्कर में होता है कि हम भी उस तरह से सवालों को एक्सपर्ट के सामने रख नहीं पाते, समय की ओर रहती है बाध्यता, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन इस पर भी एक प्रोग्राम किया जाएगा कि कैसे सही सवाल अपना जो है वो रखना चाहिए। लेकिन हर्ष भी आ चुके हैं। आईपीओ बाज़ार को लेकर के काफ़ी सारी हलचल भी हो रही है। लोटस डेवलपर पे अराफात आजम से आप सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले नीतू त्यागी जी का एक सवाल ले लेते हैं, फिर जरा आईपीओ बाज़ार की बात करेंगे। और नीतू त्यागी जी और राहुल जी दोनों का ले लेते हैं फटाफट। एक तो सर नीतू जी जानना चाह रहे हैं आईआरबी इंफ्रा पर क्या एवरेज कर लेना चाहिए, अभी इन्होंने 58 पे लिया हुआ है। दूसरा, काफ़ी देर से राहुल जी कह रहे हैं और कह रहे हैं विपुल जी मैं बहुत टाइम से मैसेज कर रहा हूँ, आप मेरी सुनते ही नहीं। इन्होंने इंडस टावर ले रखा है 300 शेयर 455 पे। तो इन दो पे जरा बातचीत कर लेते हैं। एक तो आईआरबी इंफ्रा पहले स्क्रीन पर है, 58 पे लिए हुए हैं, एवरेज करना चाह रही हैं। देखिए, एक स्टॉक तो बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा जरूर एवरेज करना चाहिए। 42 43 इज द बेस्ट लेवल टू एवरेज, एंड नेक्स्ट टारगेट जो भी होगा वो आपको 50 के ऊपर ही दिखाई देंगे। लेकिन समय लगेगा कि इट विल टेक 8 मंथ 9 मंथ 10 मंथ्स, तो धीरे धीरे करके चलता रहेगा। लेकिन हाँ, नुकसान नहीं होने देगा ये स्टॉक अब यहाँ से इन लेवल से। दूसरा बात करते हैं इंडस टावर की। देखिए, थोड़ा सा सिचुएशन खराब है। 280-70 के लेवल वापस आ सकते हैं। राय होगी अगर एग्जिट कर सकें, अगर एग्जिट कर सकते हैं तो अच्छा है। देखिए, मैं हमेशा एग्जिट कराता हूं, दूसरा एंट्री करा देता हूं। अब 200 का स्टॉक बताना है तो अभी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को बताया 240-44 चल रहा है, पकड़ लीजिए। 255 आएगा तो वेट कर लेंगे। नहीं आया, देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी यहाँ पे समझ में आ रही है। 255 पहले आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नहीं आया, 280 70 80 आ गया वापस से इंडस टावर, तो वापस इंडस टावर पे आके चढ़ जाएंगे, तो बीच का गैप बच जाएगा। हो सकता है आपको कुछ मुनाफा ही मिल पाए। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखिए ज्यादा। ठीक ठीक ठीक। कुलदीप गुरुटेक कह रहे हैं विपुल सर, मैं कतर में रहता हूं और आपका रेगुलर शो देखता हूं। थैंक यू सर कि आप कतर में रह करके शो देख रहे हैं, और भी लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कह रहे हैं आप अगर मिलें तो आपके लिए खजूर लेके आता हूँ। अरे सर बिल्कुल क्यों नहीं मिल देंगे। तो खजूर जो है कतर से ले करके आने की बात कर रहे हैं कुलदीप जी। थैंक यू कुलदीप जी, इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक टिप्पणी अगर हो सके तो कर दीजिए बजाज फाइनेंस को लेकर के। काफ़ी देर से पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, और आ गए हैं हर्ष भी। तो बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, फिलहाल तो बजाज फाइनेंस 876 रुपए चल रहा है और थोड़ा करेक्टिव जोन में है। 780 के आसपास अगर आता है, यानी 100 रुपए का करेक्शन और वेट करते हैं, फिर इस पे एंट्री करने की सोचेंगे। तब तक जस्ट वेट एंड वॉच। जस्ट वेट एंड वॉच, ये सलाह है। पूजा जी 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट के बाद आपका प्रश्न जो है ले लिया जाएगा। पतंजलि के ऊपर इनका प्रश्न है, और कौन है, पंडू ग्राम जी हैं, उन पर भी सब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे बातचीत करते हैं। इस बीच 900 से ज़्यादा दर्शक हैं। आप लोग संख्या बल बढ़ाइए, 1000 के अब 70 लोग रह गए, 925 से ज़्यादा दर्शक हैं। तो जो है संख्या बल को बढ़ाइए थोड़ा सा। और हर्ष बाबू भी आ गए हैं। लेकिन आईपीओ बाज़ार में बड़ी हलचल चल रही है, और आईपीओ बाज़ार के चक्कर में आप लोगों ने ट्रोल भी काफ़ी किया। कोई बात नहीं, देखते हैं हमारा खास पेशकश आईपीओ हो तो ऐसा। हाँ, आईपीओ बाजार में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, और लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, कई सारे सवाल हैं। लेकिन पहले जो है हर्ष के पास चलते हैं, जो आईपीओस खुले हुए हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं, और क्या कुछ अपडेट्स, कितनी अपडेट्स लेकर के आए हैं हर्ष, पहले वो समझते हैं। और फिर आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं आईपीओ के से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो आप भेजिए, कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में हम उसको शामिल अवश्य करें। हर्ष बताइए। जी, हम लोग इस पूरे इसमें करीब करीब 3 आईपीओस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल की मैं बात करूँ, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बताया था कि नागौर प्लांट को लेकर कंपनी जो है बार बार कह रही है कि
जो अभी जो है लॉस मेकिंग है उसके बाद से प्रॉफिटेबल होती हुई दिख सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आप देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स सिर्फ 30% का सब्सक्रिप्शन लेवल दिख रहा है। एनआईए की बात करें 2 गुना सब्सक्राइब होता दिखा, और रिटेल पार्टिसिपेशन भी देखिए बहुत ही ठंडा, सिर्फ 1.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। ओवरऑल कहें तो करीब करीब 1 से 1.5 गुना ये जो सब्सक्रिप्शन लेवल आपको देखने को मिल रहा है। आप ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में भी आप देखिए जो प्रीमियम है वो लगातार घटता चला जा रहा है। ग्रे मार्केट का हम लोग लेके आते हैं, आप देखिए सिर्फ 4 रुपए रह गया है। पहले अगर आप अभी जो इसके चार्ज के हिसाब से देखें परसेंटेज 2.72% के आसपास पहुंच गई है, और 151 पे लिस्टिंग होती दिख सकती है। इससे पहले जो लिस्टिंग गेंस थे वो 9% के आसपास थे, अब देखिए घटते घटते 3% के आसपास पहुंच गए हैं। ये पहला आईपीओ लिस्टिंग गेन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक आधार होता है उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। एक तो कारण है बाजार की भी जो गतिविधि देखने को मिल रही है, लेकिन आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं वो जरा पूछते हैं रवि जी से। रवि सर, अभी ये उत्साह लोगों का बढ़ गया है, खासतौर से एनएसडीएल और 1-2 आईपीओ जैसे रहे जिन्होंने लिस्टिंग पे अच्छे पैसे बना करके दिए, तो लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है प्राइमरी मार्केट को लेके। आप इस समय जेएसडब्ल्यू स्टील में पैसे लगाने की सलाह देंगे? विपुल जी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, माफ कीजिएगा, सॉरी वो जवान फिसल गई सर जी। नहीं सर, देखिए फिसलते फिसलते ही आगे बढ़ते रहे वही ज्यादा अच्छा है। बस मैंने इसलिए करेक्ट करने की कोशिश की क्योंकि आजकल सेबी बड़ा ध्यान रखता है भाई साहब, कुछ नहीं, भी अच्छा किया सर, थैंक यू रिव्यू सर। देता है। देखिए बिल्कुल पूरे आंकड़ों को अगर समझने की कोशिश करें तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंट डेज में एक ओरिएंट सीमेंट अचानक से चमका, उसके बाद इंडिया सीमेंट यहाँ पर अच्छा है, और साथ ही उदयपुर सीमेंट में भी एक अच्छा मोमेंटम ट्रैक्शन आया। लेकिन अगर नंबर्स पे कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं से जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो है वो उतना अट्रैक्टिव लग नहीं रहा, और इसी वजह से इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सारी एनालिसिस करने के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि भाई साहब लीड मैनेजर्स जो है ना वो बढ़िया हैं, और अच्छा खासा क्यूआईबी के थ्रू भी लेकर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं नंबर्स को देखने की वजह से नहीं, लेकिन जो मोमेंटम है, जो आग लगी हुई है उसमें ये आपको लिस्टिंग गेन जरूर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लिस्टिंग 155-156 के ऊपर होती हुई नजर आएगी। तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन इसमें जरूर ले लीजिए, क्योंकि लंबा मत रखिएगा, क्योंकि थोड़े दिन के बाद एक करेक्शन भी यहां पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि तब कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि जो लिस्टेड कंपनीज है उनका क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसको जरूर अप्लाई करना चाहूंगा। लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, पैसे यहाँ पर बन सकते हैं। और बाकी जब लिस्टिंग हो जाएगी उस दिन भी जो है हम बात कर लेंगे, रवि सर से पूछ लेंगे कि अभी क्या करना है। अगर कुछ लोगों को नहीं मिलेगा आईपीओ तो वो क्या खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, पूरा हिस्सा बिकवाली करनी चाहिए, आधा, तो वो देख लिया जाएगा लिस्टिंग के दिन। हर्ष, अगली कंपनी जी, ऑल टाइम प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, और हमने फंडामेंटल्स भी बताए थे तो काफ़ी ठीक थे इस कंपनी के फंडामेंटल्स। यहाँ तक के वाइट लेवल बिजनेस और यहाँ तक के इंटरनेशनल कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट है इकरा जैसे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है सब्सक्रिप्शन की, यहाँ पर भी बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स। करीब करीब क्यूआईवीज देखिए 0.39x जो है 39% के आसपास। एनआई का आंकड़ा देखिए 4 गुना सब्सक्राइब होता दिखा है। रिटेल जो पार्टिसिपेशन है वो आप देखिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा है, करीब 3 गुना सब्सक्राइब हो गया, और टोटल कहीं अगर हम लोग देखें तो 2.5 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है ऑल टाइम प्लास्टिक का, वो भी हम लोग आपको बताए थे। देखिए यहाँ पर भी एक बार फिर फिसलता हुआ दिख रहा है। जो हमने स्थिति जेएसडब्ल्यू सीमेंट में देखी वही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 5 रुपए पर आ गया है यहाँ पर ग्रे मार्केट, यानी कि अपर प्राइस बैंड से सिर्फ 5 रुपए ऊपर। लिस्टिंग 1.82% के आसपास, यानी कि 280 के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है। उससे पहले करीब करीब 8% के आसपास के 7% के आसपास का लिस्टिंग गेज दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी अभी दबाव दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर पूछते हैं क्या करना चाहिए। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ को लेकर के? देखिए मैं इसको कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा था, तो डेटा तो अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटल नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन प्राइस बैंड जो 260 रुपए के पास है ना वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। अगर इसमें थोड़ा भी गुंजाइश होती तो ज्यादा मिलने के चांसेस होते। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि चूंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, 3 सालों से कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिखा रही है, हालांकि बहुत बड़ा रेशियो नहीं है, तो इसकी वजह से इसको लिस्टिंग गेन तो मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 250-260 के बैंड पे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलेंगे। चलिए ठीक है,
यहाँ पर लिस्टिंग गेन यहाँ पर भी मिल सकते हैं। इन दोनों आईपीओ में जो है आपको अप्लाई करने की सलाह लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर दी जा रही है। हर्ष बताइए अगला आईपीओ कौन सा होगा? ब्लू स्टोन ज्वेलरी, जो कि आज से खुल गया है आईपीओ, और इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम लोग बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आज क्योंकि सोमवार है तो आज से ये खुल गया है। बुधवार को ये बंद होता हुआ दिखेगा 13 तारीख को। अलॉटमेंट जो है वो थर्सडे को 14 अगस्त को होता हुआ दिखेगा, और लिस्टिंग जो है यानी कि अगले हफ्ते से मंगलवार को 19 तारीख को होती हुई दिखेगी। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा हम लोग यहाँ पे माफ कीजिए प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करें तो 492 से लेके 517 के आसपास यहाँ पर जो है प्राइस बैंड जो है दिया गया है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 29 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज कितना बड़ा है? करीब करीब 1,500 करोड़ का है, जिसमें करीब करीब 3 करोड़ शेयर्स हैं। फ्रेश इशू का जो हिस्सा है 1.58 करोड़ शेयर्स का, यानी कि 820 करोड़ के आसपास का। ऑफर फॉर सेल का जो है यहाँ पर 1.39 करोड़ के आसपास, यानी कि 720 करोड़ का है। अब हम लोग इसके फाइनेंशियल्स पे बढ़े तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए कंपनी जो है बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है यहाँ पर। इसमें की जो अगर हम लोग कुछ अच्छी बातों की बात करें यहाँ पे, इसके अलावा आप और भी अगर इसमें चीज़ें देखें, टेक ड्रिवन है कंपनी, टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। 75% जो है वो इन हाउस ज्वेलरी यहाँ पे बनाई जाती है। रिपीट कस्टमर बेस है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा राज्यों में जो है इसकी प्रेजेंस है। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर अब मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर आऊँ तो उससे पहले मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स बताता हूँ। आप देखिए 2023, 24, 25 का आंकड़ा है। एसेट्स में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी 2023 में करीब करीब 790 करोड़ थी, 2024 में 1303 करोड़ हुई, और वहाँ से बढ़कर 2025 में 1830 करोड़ हुई। यानी कि करीब करीब आप देखिए 35 से 40% का अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली है। आप देखिए लगातार लॉस मेकिंग, 2024 में लॉस मेकिंग, 2025 में ये लॉस जो है बढ़कर 60% तक पहुंच गया। और ये सिर्फ 2023 नहीं, 2011 से ही कंपनी लॉस मेकिंग है। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए निवेशकों को। इसके अलावा एबिटा की बात करें, एबिटा जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन बोरोइंग जो है वो और बढ़ती हुई दिखी है। इसके अलावा मैं और कुछ पॉइंट्स भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। आप देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है इस आईपीओ के बाद 16% रह जाएगी सिर्फ। इसके अलावा नेगेटिव कैश फ्लो है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए -34% यहाँ पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए आप -3.67% के आसपास। डेट टू इक्विटी 0.80। आप तमाम चीजें आप देख लीजिए, आपको नेगेटिव मिलेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात कर लीजिए -24%। यहाँ पर पैट मार्जिन माइनस में है करीब करीब 12.5%, और एबिटा मार्जिन भी आप देखिए 4.13%। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो भी हम आखिरी में बता देते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए जीएमपी जो है वो 9 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1.74% की बढ़त दिखा रहा है अभी ग्रे मार्केट में। और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 526 के आसपास हो सकता है। चलिए, तो अभी जो है हम देख रहे हैं 9 रुपए के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर ट्रेड चल रहा है। आने वाले दिनों में आज पहला दिन है, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें निकल करके आती हैं। रवि सर, आपने देखा क्या इस आईपीओ को? आज से खुला है। बिल्कुल जी, देखा तो, और ना ही देखते तो अच्छा था। कोई ऐसी जरूरत थी नहीं इसको देखने की। बेचारे क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से हर्ष ने मेहनत जरूर करी, लेकिन हर्ष मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने मेहनत जरूर इस उनके लिए करी है जो जागरूक रहें और जानते हुए भी इसमें पैसा डाल दें और उसके बाद फिर जलने का मजा लें। उनके लिए काफी अच्छा आईपीओ है। पहली बात है, क्या हवा में बेचना चाहते हो यार? 500 रुपए से ऊपर का प्राइस बैंड लेकर आ रहे हो, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। 300% से ऊपर तुम्हारा जो है वो बोरोइंग बढ़ गई है। बोरोइंग का पैसा डाल डाल के एसेट बढ़ा रहे हो। मतलब क्या समझते हो आप? सब लोग जो इन्वेस्टर हैं वो सब हवा में आते हैं या फिर आंख बंद कर लेते हैं? ग्रुप बनाओ, पैसे बनाओ, एंकर इन्वेस्टर इकट्ठे करो और पब्लिक को फंसाओ, रिटेलर को फंसाओ और प्रमोटर अपनी होल्डिंग निकाल दे। बिल्कुल इग्नोर करके रखिए। बाइकआउट एक मुहिम होनी चाहिए ऐसे आईपीओ लाने के लिए। और मुझे नहीं समझ आता कि ये सेबी ऐसे अप्रूवल देता क्यों है, क्योंकि मैं पूरी तरह से नेगेटिव हूं। अगर ये लिस्ट भी हो जाता है तो 50% करेक्शन इसका बहुत जल्दी ड्यू हो जाएगा। ओह, तो बड़ी सख्त टिप्पणियां यहाँ पर जो है इस आईपीओ को लेकर के ब्लू स्टोन ज्वेलरी जो कि आज से खुला है, रवि जी की तरफ से कंप्लीट अवॉइड यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और ये सेक्टर भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो एक कारण ये भी है कि मतलब भाई दूरी रही तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि इसी सेक्टर की एक और कंपनी आई थी, ये पांडुरंग जी हैं। अच्छा, पांडुरंग जी ने अपना स्पष्ट नाम कर दिया, और थोड़ा अच्छा किया आपने पांडुरंग बता दिया सर, क्योंकि वो कई बार जो है ना तेज़ी के साथ नाम आते जाते रहते, तो आपका नाम पढ़ने में
पांडुरंग जी, पांडुरंग रुद्रवार, अच्छा। शांति गोल्ड में क्या करें जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर रवि सर आईपीओ लगा है तो सर इनके पास आईपीओ के टाइम से रखा हुआ है, हाल ही में अभी आईपीओ गुजरा है तो अभी तक इन्होंने बुक नहीं किया है, क्या बुक करें, वेट करें, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी शांति गोल्ड को लेकर के? देखिए, इस समय अगर शांति गोल्ड को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, बहुत लंबा तो नहीं, हाँ, लेकिन छोटा मोटा प्रॉफिट तो और यहाँ से बढ़ा सकता है, निकाल सकता है। तो 1-2 वीक के बाद इस पर वापस से रिव्यू ले सकते हैं। और चूंकि लिस्टेड कंपनीज स्पेस में जो है वो गोल्ड की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती हैं, तो इसलिए बहुत शॉर्टर पीरियड का इन्वेस्टमेंट ही हमेशा रखें, लॉन्ग टर्म पीरियड के इन्वेस्टमेंट की रणनीति कभी ना बनाएं। सामने एग्जांपल है कल्याण ज्वेलर्स का कि जिस हिसाब से स्टॉक एक रैली में था, उसका जो डिप आया उसमें बड़े बड़े लोगों का किडनी खराब हो गया, ये समझ लीजिए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, एक बार को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती तो निकलने का मौका मिलेगा। ठीक। इस बीच राजू जी कह रहे हैं विपुल सर इस सेगमेंट में अच्छा वाला एसएमई आईपीओ हो तो डिस्कस नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है सर, पहले किया भी है काफ़ी सारा, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, अब वो वॉल्यूम कई बार नहीं होते हैं एसएमई आईपीओज में, कई बार लोग ट्रैप हो जाते हैं तो डर लगता है, जब इतना सतर्क रहते हैं तब तो इतना सुनने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं तो अच्छे एसएमई आईपीओज पे आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि बातचीत की जाए, अच्छा सजेशन है आपका, बात करते हैं। प्रवीण गुप्ता जी भावुक हो गए, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी हर हर महादेव। विपुल जी सेबी क्यों इस आईपीओ को लिस्ट होने दी जा रही है? ब्लू स्टोन तो अच्छा, इसको डॉट 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 ही रहने देते हैं तो भावुक हो जाती है जनता। एक तो रवि जी ने थोड़ा सा जो है जो बोला है उसके बाद से लोगों का आत्मविश्वास भी थोड़ा बढ़ गया होगा। नहीं, देखिए बिल्कुल जी, पैसा आपका है, पैसा मेरा है, और हाँ, ये से मिलता नहीं है, तो इतनी आसानी से कोई उल्लू बनाए और पब्लिक की नजर में आपको ऐसा दे जाए तो मेरे सख्त कमेंट ही होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके बाद मुझे धमकियां बहुत मिलती हैं, और बहुत जबरदस्त धमकियां मिलती है। एक ऐसे आईपीओ है जो कि लार्ज कैप का आईपीओ है, और काफी आप लोग उसको यूज करते हैं, समझ रहे होंगे इशारों को। वो 50% डिस्काउंट पे आज मिल रहा है, और उससे बड़ी 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 जो है वो परेशानी झेलनी पड़ी, बड़ा उन्होंने परेशान किया। लेकिन मैंने कहा चाहे जो आप जो कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये मेरे भाई बहनों का प्यार है। मैं उनके पैसे तो नहीं लगवा सकता, आप लगवा सकते हो तो लगवाइए। नहीं, इस बात सही है, बिल्कुल सही बात है सर। और ओला पे भी आपने बहुत स्पष्ट रूप से राय दी थी, और काफ़ी उस समय मुझे याद है। ये नाम तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है। चलिए इस बीच जो है एक टिप्पणी और कर दीजिए, आपका समय हो गया वैसे तो। इलिटकॉन इंटरनेशनल को लेकर के सर, एक कंपनी है ELITECON, इलिटकॉन इंटरनेशनल, 5 दिन में 21% का लगातार पिछले 5-6 दिन से सपर सर्किट पे सर्किट लगे हुए पड़े हुए हैं, एक महीने में 178%। ऐसा क्या हो रहा है? अब भाई जिनके पास है उस पर क्या ही बोला जाए सर। अब बताइए, 6200% का रिटर्न एक साल में, अब इलेक्ट्रॉन में क्या करें सर? अब देखिए, 6200% से छोड़िए, इलिटकॉन की अगर बात करें तो एक साल में 25,861% का रिटर्न है, क्योंकि ये स्टॉक ₹1 के ऊपर आसपास का ही ट्रेड हो रहा था। तो मेरे अभी ये हिसाब जो अभी अभी अच्छा सर्किट लगा हुआ है, लेकिन करीम साहब जानना चाह रहे हैं फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या इसमें? कब्र में पैर डालने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी डाल सकते करीम साहब मतलब ऐसा मत करो भाई, मतलब इतने ढूंढ ढूंढ करके इतने अच्छे अच्छे शेयर सर देखो बता सर, सीधी सी बात है, जिसमें 1 लाख का वॉल्यूम नहीं होता ना, उन स्टॉक्स को अपनी लिस्ट से बाहर निकाल के रखिए। वो स्टॉक सिर्फ आपसे पैसे लेने आते हैं, देने नहीं आते हैं। बेच नहीं पाएंगे सर, क्या फायदा? मतलब खरीद लिया बेच नहीं पा रहे हैं, बेच दिया खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारे दर्शकों के बहुत सारे और भी सवाल हैं आईपीओ को लेकर के, कोशिश करेंगे आगे थोड़ा सा और सेगमेंट को बड़ा किया जाए, ताकि आप लोगों के आईपीओ से जुड़े हुए हाल फिलहाल के जितने लिस्टेड आईपीओ हैं उससे जो है उसको जो है इसी सेगमेंट में शामिल करें। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी मैंने स्टॉक्स की बात की है, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम में, इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहाँ पर कर रहे हैं समाप्त।